हेलो, नमस्कार साथियों। मैं राकेश चौधरी आरबी क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके सामने जो साइंस पुस्तक हम पढ़ रहे थे उसमें 9वां लेसन आज हम पढ़ेंगे। जिससे 9वें लेसन को अगर नए सिलेबस के अकॉर्डिंग देखे जाए तो ये हो जाएगा 9वां लेसन हमारे लिए हो जाएगा 8वां लेसन। क्यों? क्योंकि अभी तक जितना हमने सिलेबस पढ़ा है या सिलेबस देखा है नए सिलेबस के अकॉर्डिंग केवल क्या है 5वां एक लेसन कम हुआ है। आगे हम जैसे भी पढ़ेंगे ना जो 2 लेसन कम जो हम चले जाएंगे उसके अकॉर्डिंग आप है वो इन पाठों को देखते जाना। बाकी पाठों के गत में पाठों के बीच में किसी प्रकार का जो कि चेंजिंग है नहीं किया गया है। तो हम पढ़ने हैं आनुवंशिकता एवं जैव विकास। यानी आनुवंशिकता क्या होती है? आनुवंशिकता यानी जो जीव जंतुओं के अंदर पाए जाने वाले जो लक्षण है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किस प्रकार स्थानांतरित होते हैं, और यदि ये स्थानांतरित होते हैं तो उसके पश्चात जैव का मतलब सजीव, विकास का मतलब वो किस प्रकार से वृद्धि किए हैं, जीव जंतुओं के अंदर जो विकास हुआ है वो किस प्रकार हुआ है, क्रमिक रूप से यदि विकास हुआ है तो किस प्रकार जो आज के समय में और वर्तमान समय में देखते हुए जो पारंपरिक समय में है, पुराने जमाने में है, प्राचीन काल में है, उनके जीवों में और अभी जो जीवित है वर्तमान में जीव पाए जाते हैं उनमें किस प्रकार से अंतर है या विभिन्नता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो हमने देखा कि जनन प्रक्रमों में पिछले लेसन में हमने पढ़ा था कि जनन प्रक्रमों के माध्यम से क्या होता है, जीव है वो अपनी समष्टि को अस्तित्व बनाए रखने के लिए जनन प्रक्रम करते हैं। उसके द्वारा क्या होती है, नई जीव यानी या व्यष्टि की उत्पन्न होते हैं जो जनक के समान होते हुए भी कुछ भिन्न होते हैं। हम देखते हैं जैसे मान लो माता या पिता है उसके द्वारा संतान उत्पन्न होने वाली है। जनन प्रक्रिया के स्वरूप यदि जो संतान उत्पन्न होगी तो उनके अंदर और उनके माता पिता के अंदर गुणसूत्रों की संख्या यानी समान गुणसूत्र होते हुए भी क्या होगी, उनकी शारीरिक जो है संरचना है उनमें कुछ ना कुछ विभेद या अंतर आपको दिखाई देंगे। हमने यह चर्चा की कि अलैंगिक जनन में कुछ विभिन्नताएं कैसे उत्पन्न होती है, अधिकतम संख्या में सफल विभिन्नताएं क्या होती है, लैंगिक प्रजनन द्वारा ही प्राप्त होती है। यदि हम गन्ने के खेत का अवलोकन करें तो हमें व्यष्टिगत पौधों में बहुत कम विभिन्नताएं दिखाई पड़ती है। इनके कहने का मतलब है जो अलैंगिक जनन था, नर व मादा दोनों युग्मकों में से एक युग्मक के द्वारा जो जनन प्रक्रिया हो रही थी हम पढ़ रहे थे, तो उसके साथ देख लो चाहे इसने कहा है कि यदि हम गन्ने के खेत का अवलोकन करें तो गन्ने के जो भी पौधे होते हैं उनमें विभिन्नता तो होती है, कोई है वो क्या होते हैं छोटे होते हैं, कई वृद्धि कर जाते हैं, विभिन्नता होती है लेकिन बहुत कम विभिन्नता दिखाई देती है। मानव एवं अधिकतर जंतु जो क्या करते हैं, लैंगिक जनन के द्वारा अपनी जो जीवित रहते हैं या लैंगिक जनन के द्वारा नई संतति उत्पन्न करते हैं, इनमें व्यक्तिगत स्तर पर अनेक विभिन्नताएं परिलक्षित होती है। इस अध्याय में हम उन क्रियाओं का अध्ययन करेंगे जिनके कारण विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। यानी क्या कारण होते हैं कि जो उत्पन्न होने वाली संतान की जो आकृति है या उसका रंग है, उसका रूप है, वो क्या होगा, विभिन्न होगा। किससे? जनक से। वंशागत होते हैं, विभिन्नताएं उत्पन्न किस कारणों से होती है, और वंशागत होते हैं विभिन्नताओं के संचयन के लंबे समय तक होने वाले अनुवर्ती प्रभाव का अध्ययन अत्यंत रोचक है। जो क्या है, जैव विकास में हम इसका क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। जनन के दौरान विभिन्नताओं का क्या करना है, संचयन देखना है। पूर्ववर्ती पीढ़ी यानी पहली पीढ़ी से वंशागत संतति उत्पन्न होने वाली संतति एक आधिकारिक शारीरिक विकल्प है, यानी डिजाइन है, आकार है, और कुछ विभिन्नताएं प्राप्त होती है। पूर्ववर्ती पीढ़ी से आगे वाली पीढ़ी होगी उनमें कुछ विभिन्नताएं। अब जरा सोचना यह है कि नई पीढ़ी में जनन का क्या परिणाम होगा, दूसरी पीढ़ी में पहली पीढ़ी के आहरित जो भी आहार मिला आहरित जो विभिन्नताएं हैं, कुछ नई विभिन्नताएं उत्पन्न होगी। तो चित्र 9.1 है उसमें उस स्थिति को दर्शाया गया है जबकि केवल एक जीव क्या करता है, जनन करता है। जैसा किसमें होता है, जिसमें केवल एक जीव जनन करता है उसमें क्या है, किस जनन विधि में होता है, अलैंगिक जनन विधि में होता है। यदि एक जीवाणु विभाजित होकर के क्या करता है तो 2 जीवाणु उत्पन्न होते हैं तो पुनः विभाजित होकर के 4 व्यष्टि में
पुनरुद्भवन वाला हो गया तो वेष्टि जीवाणु उत्पन्न करेंगे जिनमें आपस में क्या हो, बहुत अधिक समानता होगी और उनमें आपस में बहुत कम अंतर होगा। डीएनए प्रतिकृति के समय न्यून यानी बहुत कम, न्यून यानी कम संख्या में त्रुटि के कारण उत्पन्न हुई होगी। परंतु यदि लैंगिक जनन होता है तो विविधता अपेक्षाकृत क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। इसके विषय में हम क्या करेंगे, आनुवंशिकता के नियमों की चर्चा करेंगे। आनुवंशिकता के नियम है वो कितने होते हैं, वो किस प्रकार से किसने दिए थे। जिस प्रकार ये 9.1 चित्र में दिखाया गया है आपको, इनमें क्या है, न के बराबर बहुत कम विभिन्नता होती है, लेकिन लैंगिक जनन के दौरान अत्यधिक विभिन्नता कैसे होती है, देखो। तो अगला है कि इस प्रकार के क्या लाभ हो सकते हैं, यानी क्या किसी स्पीशीज में इन सभी विभिन्नताओं के साथ अपने अस्तित्व में रहने की संभावना एक समान है और निश्चित रूप से नहीं है। तो प्रकृति में विविधता के आधार पर विभिन्न जीवों की विभिन्न प्रकार के लाभ हो सकते हैं। अलग अलग जीवों को अलग अलग लाभ हो सकते हैं। उष्णता यानी गर्मी होती है, उसको सहन करने की क्षमता वाले जीवाणु अधिक गर्मी से बचने की संभावना अधिक होती है। उसके चर्चा हम पहले कर चुके हैं। किसमें, पर्यावरण कारकों के द्वारा उत्तम जो परिवर्तन का चयन यानी क्या होता है, जैव विकास प्रक्रम का आधार बनता है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे कि उत्तम जो पर्यावरण होता है उसका चयन कौन करेगा, जीव करेगा। वो यदि एक लक्षण ए लैंगिक प्रजनन वाली समष्टि के 10% सदस्यों में होता है और बी लक्षण उस समष्टि के 60% जीवों में पाया जाता है, तो कौन सा लक्षण है वो पहले उत्पन्न हुआ होगा। यानी जो क्या होगा, अलैंगिक प्रजनन है तो क्या होगा, पहला है वो 10% वाला क्या होगा, पहले उत्पन्न होगा। विभिन्नताओं यानी अंतर के उत्पन्न होने वाले किसी स्पीशीज का अस्तित्व किस प्रकार बढ़ता है, तो अस्तित्व किस प्रकार बढ़ता है, यानी जनन प्रक्रिया के दौरान अस्तित्व क्या होता है, वृद्धि करता है। अब है आनुवंशिकता। जनन प्रक्रम का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या होता है, संतति के जीवों के समान डिजाइन यानी अभिकल्पना। यानी एक जीव है वो अपने समान नई संतति उत्पन्न करने की जो आनुवंशिकता होती है वो कहलाता है। अब आनुवंशिकता के नियम किस आधार पर वो क्या करता है, नए जीव की उत्पत्ति करता है, उनमें क्या क्या नियम है, इस बात का निर्धारण करते हैं जिनके द्वारा विभिन्न लक्षण पूर्ण विश्वसनीयता के साथ वंशागत होते हैं। आइए हम इस नियमों के बारे में चर्चा करेंगे। पहले हम विचार करेंगे वंशागत लक्षण कौन से होते हैं। वंशागत यानी वंश के अंतर्गत, यानी एक वंश है, पीढ़ी है, वो अगली पीढ़ी में अगले जो वंश होगा दूसरा वंश होगा। हम जैसे इतिहास में पढ़ते हैं राजवंश का मतलब पूरे उस राजवंश है उसके अंदर है क्या होते गए हैं, राजा महाराजा है, उनके जो पुत्र है उसके अनुसार वंश है वो आगे से आगे बढ़ता गया। तो वंशागत का तो मतलब ये हो गया। लक्षण का मतलब है जो लक्षण है जो पिता में है वो उसके पुत्र में या उस पुत्र से अगले अपने पुत्र के अंदर, इस प्रकार से जो वंशागत लक्षण है वो आगे क्या होते जाते हैं, स्थानांतरित होते जाते हैं। वास्तव में समानता एवं विभिन्नता, समानता का मतलब उनमें क्या समान लक्षण कौन कौन से, विभिन्नता का मतलब पिता में और पुत्र में किस प्रकार से उनमें क्या है, आकार में या उसके जो लक्षणों में किस प्रकार की विभिन्नता है, अंतर क्या है। हमारा क्या अभिप्राय, हम जानते हैं कि शिशु में मानव के सभी आधारभूत लक्षण होते हैं, फिर भी वह पूर्ण रूप से अपने जनकों जैसा दिखाई नहीं देता है। यानी शरीर उनका क्या है, अपने पिता के समान एक जैसा हूबहू दिखाई नहीं पड़ता है। मानव समष्टि में यह विभिन्नता स्पष्ट दिखाई देती है। किसके कारण होता है, वंशागत लक्षण है उनके कारण। जैसे अपने कक्षा के जो सभी छात्रों के कान है वो देखने, अवलोकन करना है कानों के बारे में। ऐसे छात्रों की सूची बनानी है जिनकी कर्णपाली स्वतंत्र हो अथवा जुड़ी हुई हो। यानी ये जो कर्णपाली है वो एक तो क्या होती है, सीधी होती है, जुड़ी हुई होती है, और एक है वो कर्णपाली जुड़ी हुई नहीं होती है। उनकी गणना करनी है। प्रत्येक छात्र की कर्णपाली के प्रकार को उनके किससे, जनक से, उनके पिता से या उनकी माता से मिलाना है। इस प्रकार परीक्षण के आधार पर कर्णपाली के जो क्या हो जाते हैं, वंशागति के संभावित नियमों का पता चल जाता है। यदि जनक के, माता के अथवा पिता के कर्णपाली उसी प्रकार है जिस प्रकार
परिवार से जनक या उस छात्र के हैं तो उसका मतलब उसका वंशागत लक्षण है वो क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। और अगर नहीं है तो इसका मतलब वो जो वंशागत लक्षण है वो क्या होगा, भिन्न होगा। जिस प्रकार अब दिया हुआ यह चित्र के अंदर अलग दिया है, ऊपर वाले में कर्णपाली अलग है और नीचे वाले में कर्णपाली क्या है, भिन्न है। तो पहला ये चित्र दिया स्वतंत्र कर्णपाली वाला और दूसरा बी है वो जुड़ी हुई कर्णपाली वाला चित्र दिया गया है। आगे है लक्षणों की वंशागति के नियम। तो ध्यान रख लेना, मेंडल ने वंशागति के लक्षणों के 3 नियम दिए थे। ठीक है, मेंडल ने वंशागति के लक्षण थे, उन लक्षणों के कितने नियम दिए गए थे, 3 नियम दिए गए थे। तीनों नियम आप एकदम अच्छे से ये नोट कर लेना। वंशागति के नियम, 1 नंबर हो जाएगा प्रभाविता का नियम, 2 नंबर पृथक्करण का नियम, 3 नंबर स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये मेंडल के वंशागति के 3 नियम दिए गए थे। ठीक है, तो अब अगर क्या पढ़ेंगे, मानव में लक्षणों के वंशागति के नियम इस बात पर आधारित है कि माता और जो पिता है दोनों ही समान मात्रा में क्या करते हैं, आनुवंशिक पदार्थों के माध्यम से क्या करते हैं, संतति यानी शिशु में स्थानांतरित करते हैं। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक लक्षण पिता या माता के डीएनए से क्या हो जाता है, प्रभावित हो सकता है। प्रत्येक लक्षण के लिए प्रत्येक संतति में क्या होते हैं, 2 विकल्प होते हैं, पहला माता और दूसरा पिता। तो फिर क्या होती है, संतान के कौन सा लक्षण परिलक्षित होगा, मेंडल बॉक्स में देखिए। और इस प्रकार की वंशागति के कुछ मुख्य नियम प्रस्तुत किए, उन प्रयोगों के बारे में जानना अत्यंत रोचक होगा और उसे लगभग 1 शताब्दी से पहले भी किए थे। तो ये वंशागति के नियम थे। अब है वो आगे ग्रेगर जॉन मेंडल, जो अभी हमने पढ़ा था ना, मेंडल की प्रारंभिक शिक्षा है उसके बारे में गिरजाघर में हुई थी। वह एक क्या थे, विज्ञान एवं गणित के अध्ययन रहते कि कौन से विश्वविद्यालय में, वियना विश्वविद्यालय में गए और अध्यापन हेतु सर्टिफिकेट की परीक्षा में असफल हो गए थे। असफल होना उनकी वैज्ञानिक खोज की प्रवृत्ति में दबा नहीं सका, वह अपने क्या करते गए, वह उस प्रवृत्ति को दबा नहीं सके, वह अपने मोनेस्ट्री में वापस गए और मटर पर क्या करना स्टार्ट कर दिया, उसने प्रयोग स्टार्ट कर दिया, करना प्रारंभ किया। उसने पहले ही भी बहुत वैज्ञानिकों ने मटर पर प्रयोग किए, अन्य जीवों के वंशागत गुणों का अध्ययन किया, परंतु मेंडल ने अपने विज्ञान एवं गणित ज्ञान को सम्मिश्रित किया, मिलाने के पश्चात वह पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रत्येक पीढ़ी में के एक पौधे के द्वारा प्रदर्शित लक्षणों का रिकॉर्ड रखा। यानी हर वर्ष क्या किया उसने, वो उस पौधे के द्वारा दिए गए जो प्रदर्शित किए गए लक्षण थे उनका रिकॉर्ड रखा और इससे उन्हें क्या हुआ, वंशागति नियमों की क्या मिला, उन्हें प्रतिपादन में सहायता मिली थी। तो याद रख लेना मेंडल की वंशागति के नियम। मेंडल ने मटर के पौधे का अनेक विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया और जो स्थूल रूप से दिखाई देते थे, उदाहरण के लिए गोल व झुर्रीदार बीज, लंबे बोने पौधे और सफेद बैंगनी फूल इत्यादि, उनसे विभिन्न लक्षणों यानी अलग अलग हो गए ना, इनके रंग अलग अलग हो गए, आकार अलग हो गया, एक तो गोल और झुर्रीदार 2 हो गया, एक रंग है वो अलग हो गया, एक लंबा व बोना हो गया। तो मटर के पौधों को लिया, जैसे कि लंबे पौधे और बोने पौधे, इससे प्राप्त संतति पीढ़ी में लंबे एवं बोने पौधे की प्रतिशतता की गणना की उन्होंने। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रथम पीढ़ी तथा F1 पीढ़ी में कोई पौधा बीज की ऊंचाई का नहीं था, सभी पौधे क्या थे, लंबे थे। इसका अर्थ था कि 2 लक्षणों में से केवल क्या था, एक लक्षण पैतृक जने के लक्षण ही दिखाई देता है, उन दोनों का मिश्रित प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होता था, यानी दोनों प्रभाव घोषित नहीं दिखाई दे होते थे उन्हें। तो अगला प्रश्न था कि F1 पीढ़ी
के पौधे अपने पैतृक लंबे पौधे से पूर्ण रूप से क्या थे, समान थे। मेंडल ने अपने प्रयोगों में दोनों प्रकार के पैतृक पौधों व F1PD के पौधों का स्वपरागण के द्वारा क्या हुआ, उगाया गया। स्वपरागण यानी उस प्रक्रिया के माध्यम से जो हम पहले पढ़े थे, अपने ही जो परागण की प्रक्रिया के माध्यम से। पैतृक पीढ़ी के पौधों से प्राप्त सभी संतानों की लंबे पौधे ही की थी, परंतु F1PD के लंबे पौधे दूसरी पीढ़ी अर्थात F2PD के सभी जो पौधे लंबे नहीं थे, यानी सारे पौधे लंबे नहीं थे। तो उन्हें स्वपरागण की प्रक्रिया करवाई तो सारे पौधे क्या नहीं थे, लंबे नहीं थे। और वरन उनमें से क्या था, 1/4 क्या था, उनमें 1/4 संतति बोने पौधे थे। यानी उन्हें क्या किया, दूसरी पीढ़ी के अंदर सारे पौधे लंबे नहीं थे, तो क्या थे, जो 1/4 पौधे क्या थे, बोने थे। यह इंगित करता है कि F1 जो पीढ़ी वाले पौधे हैं के द्वारा लंबाई एवं बोनापन दोनों क्या विशेषक लक्षणों की वंशानुगति हुई थी। किसके माध्यम से, स्वपरागण से। परंतु केवल लंबाई वाला लक्षण ही व्यक्त हो पाया, यानी एक पहले वर्ष में क्या हुआ, लंबाई वाला लक्षण ही वो क्या कर पाए थे, व्यक्त कर पाए थे। अतः लैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न होने वाले जीवों में किसी भी लक्षण की 2 प्रतिकृतियों की स्वरूप वंशागति होती है। ये दोनों एक समान हो सकते हैं अथवा भिन्न भी हो सकते हैं, जो उनके जनक पर निर्भर करता है। इस परिकल्पना के आधार पर वंशानुगति का तैयार किया गया पैटर्न जो कि दिया हुआ है सामने। ये देखो, इस जो पौधा है इस वाला, ये जो ऊपर ने प्रयोग लिया है, उसने क्या किया, उसने प्रयोग इस प्रकार किया, कैपिटल टी यानी लंबे पौधा ले लिया और स्मॉल टी यानी बोना पौधा ले लिया। ये था F1PD में, और इसमें प्राप्त जो संतति है F2PD वाला ये हो गया। अब इनमें किस प्रकार से संकरण हुआ, तो क्या हुआ, लंबा पौधा प्राप्त हुआ, इसमें भी लंबा पौधा हुआ, तो दोनों लंबे पौधे। इसका मतलब पहला लंबाई वाला लक्षण क्या हुआ, F1PD में उनको मिल गया। लेकिन दूसरे पीढ़ी में क्या हुआ, उसने लंबे पौधे भी प्राप्त हुए, और लंबा पौधा है प्रत्येक में क्या हुआ, लंबे पौधे प्राप्त हुए। लेकिन 1/4 भाग, यानी एक हम देखते हैं तो 4 भाग होते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, 1 भाग क्या हुआ, बोने पौधे वाला हुआ, और 3 लंबाई वाले प्राप्त हुए। आगे हैं क्रियाकलाप 9.2। हम कौन सा जो प्रयोग करें जिसमें यह सुनिश्चित होता है कि F2PD में वास्तव में क्या होते हैं, कैपिटल टी और लंबाई वाले पौधे या बोने पौधे का संयोजन क्या होता है, 1:2:1 में प्राप्त हो सके। ठीक है, तो पहले हम व्याख्या के तौर पर पढ़ते हैं, उसके बाद चित्र को समझेंगे। इस व्याख्या में कैपिटल टी या ये जो दो बोना पौधे वाला कैपिटल, इस व्याख्या में जो शुद्ध और लंबे पौधे हैं उनको कैपिटल टी दोनों से प्रदर्शित करेंगे, और जो दोनों ही क्या स्मॉल टी है उसको मतलब उनसे किससे, बोने पौधों से प्रदर्शित करेंगे। दूसरे शब्दों में कैपिटल टी की एक प्रति की पौधे का क्या मतलब, लंबा बनाने के लिए पर्याप्त है, जबकि स्मॉल टी की एक प्रति है वो उसको क्या बनाने में, बोना बनाने में जो पर्याप्त है। कैपिटल टी जैसे कौन से लक्षण हुए, प्रभावी लक्षण, और जबकि जो स्मॉल टी वाले हैं वो क्या होंगे, अप्रभावी लक्षण होंगे। अब मैं आपको बता रहा हूं प्रभावी व अप्रभावी लक्षण की। तो इसने ये क्यों किया, ये इसलिए किया कि इसमें क्या हुआ, इस प्रकार का जो प्राप्त हुआ, क्या लक्षण करवाए, यानी 2 इस प्रकार के पौधों के मध्य क्या हुआ, संकरण करवाया गया, तो आपस में क्या हुआ, जो कैपिटल टी वाला हुआ इसका मतलब लंबा पौधा, ये प्राप्त हो गया F1PD में। ठीक है, इसीलिए F1PD में प्रदर्शित होने वाले लक्षण यानी क्या कहलाते हैं, प्रभावी लक्षण कहलाते हैं, और F2PD में जो प्रदर्शित होने वाले लक्षण क्या कहलाते हैं, अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। तो ये इस कैपिटल टी वाले को तो क्या बोल दिया, प्रभावी लक्षण, और स्मॉल टी को क्या बोल दिया, अप्रभावी लक्षण। क्यों, क्योंकि वे लक्षण जो F1PD में प्रदर्शित होते हैं प्रभावी लक्षण कहलाते हैं, और जो F1PD में न प्रदर्शित होकर के F2PD में प्रदर्शित होते हैं वो अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। ये था प्रभाविता का नियम। इन दोनों परिभाषाओं को संयोजन करके लिखते ही हमारे क्या बन जाता है, जो ये जो क्या बन जाता है, इसका प्रभाविता वाला पहला नियम बन जाता है। उसके बाद है आगे कि
क्या होता है जब मटर के पौधों में एक विकल्प जोड़े के स्थान पर दो विकल्पी जोड़ों का अध्ययन करने के लिए संकरण कराया जाए। गोल बीज वाले लंबे पौधों का यदि झुर्रीदार बीजों वाले पौधों के से संकरण कराया जाता है तो प्राप्त संतति कैसी होगी? F1 पीढ़ी के सभी पौधे लंबे और गोल बीज वाले होंगे। अतः लंबाई और गोल बीज कौन से लक्षण होंगे? प्रभावी, क्योंकि ये क्या हो जाएंगे? पहली पीढ़ी में प्रदर्शित हो जाएंगे। परंतु क्या होता है जब F1 संतति के 100 निषेचन से यानी अपने आप से वापिस निषेचन होगा तो F2 पीढ़ी की संतति प्राप्त होती है। तो मेंडल द्वारा किए गए पहले प्रयोग के आधार पर हम कह सकते हैं कि F2 पीढ़ी यानी संतति के कुछ पौधे गोल बीज वाले लंबे पौधे होंगे तथा कुछ झुर्रीदार बीज वाले बोने पौधे, परंतु F2 पीढ़ी की संतति के कुछ नए संयोजन प्रदर्शित करेंगे। और नए यदि संयोजन प्रदर्शित कर रहे हैं तो उनमें से कुछ पौधे क्या हो जाएंगे? तो उनमें से कुछ पौधे लंबे झुर्रीदार बीज वाले और कुछ पौधे बोने गोल बीज वाले होंगे, यानी इनमें विभिन्नता होगी। दोनों में विभिन्नता हुई तो मतलब F2 पीढ़ी के लक्षण है। F2 पीढ़ी के लक्षण का मतलब हुआ वो अप्रभावी लक्षण है। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह F2 पीढ़ी में नए लक्षणों का संयोजन देखने को मिला। जब बीज के आकार व रंग नियंत्रित करने वाले कारकों में पुनः संयोजन होता है तो युग्मनज बना और F2 पीढ़ी में अग्रणी रहा तो लंबे बोने लक्षण तथा गोल झुर्रीदार लक्षण स्वतंत्र रूप से क्या हो गए? वंशानुगत हो गए, अगली पीढ़ी में हो गए। एवं एक उदाहरण चित्र 9.5 में दर्शाया गया है। अब हम पढ़ेंगे चित्र 9.5 या जो ये संकरण वाला 4 दिया है ये तो हो ही गया F1 पीढ़ी में। F2 पीढ़ी में 100 निषेचन के अनुरूप 3:1 का मतलब समझते हैं ना? 3:1 यानी 3 तो क्या होंगे? F1 पीढ़ी वाला ही, लेकिन एक है वो जो क्या हो जाएगा? वो दूसरी पीढ़ी में अलग लक्षण हो जाएगा। ये है किसके बारे में? जो पौधों के संकरण करवाया गया। कैपिटल R का मतलब गोर और स्मॉल y का मतलब हरे और स्मॉल r का मतलब झुर्रीदार, कैपिटल Y का मतलब पीले। तो ये आपको वर्ड याद रखने हैं। R अगर कैपिटल आ जाए तो क्या होना होगा? गोल होगा, और अगर Y कैपिटल आ जाए तो इसका मतलब पीला होगा। ठीक है, और अगर R ये आ जाए तो इसका मतलब झुर्रीदार होगा, और अगर Y ये आ जाए इसका मतलब हरा होगा रंग। ठीक है, तो इसका मतलब ये आगे है। अब हम क्या करना पड़ेंगे? F1 पीढ़ी में तो आपको सामने दिख ही रहा है, सीधा क्या हो रहा है? गोल पीले बीज प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन इन F1 पीढ़ी का आपस में क्या करवाया गया? ये संकरण करवाया गया, 100 निषेचन करवाया गया। दोनों एक जैसे थे, उनमें निषेचन करवाया गया। उन निषेचन करवाया उसमें तो उनके फलस्वरूप यदि इन दोनों के मध्य आपस में संकरण करवाया जाता है तो इस प्रकार से अगर बॉक्स बनाएंगे तो प्रत्येक से क्या करेंगे? ये इस प्रकार से लिया गया है। इधर भी क्या लिया है? सेम ही है, और इस साइड भी सेम ही है। और इस प्रत्येक में क्या लिया गया है? आपस में संकरण करवाया है। तो ये हो गया RY और ये भी RY। अगर इन दोनों के मध्य संकरण कराए तो दोनों कैपिटल R दोनों कैपिटल Y, मतलब R का मतलब तो क्या हो गया? गोल, और Y का मतलब क्या हो गए? पीले। यानी अब जो गोल और पीले हमें दिखाई देंगे इसका मतलब वो जो 9 दिखाई देते हैं वो हो जाएंगे 108 गोल हरे दिखाई देंगे। तो ये लक्षण अलग अलग प्रकार के होते हैं, जो क्या होते हैं? भिन्न पीढ़ी में अलग, F2 पीढ़ी में जो प्रदर्शित होंगे वो लक्षण अलग होंगे, वो अप्रभावी लक्षण कहलाएंगे। तो ये हुआ वंशागति का नियम। यह लक्षण अपने आप को किस प्रकार व्यक्त करते हैं? आनुवंशिकता कार्यविधि किस प्रकार होती है? कोशिका के डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण के लिए एक सूचना स्रोत होता है। डीएनए का वह भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है उस प्रोटीन का जीन कहलाता है। यानी जीन डीएनए किसका भाग? डीएनए का वह भाग जिसमें प्रोटीन संश्लेषण की सूचना होती है क्या कहलाता है? जीन कहलाता है या आनुवंशिक कहलाता है। प्रोटीन विभिन्न लक्षणों की अभिव्यक्ति को किस प्रकार नियंत्रित करती है इसकी हम यहाँ चर्चा करते हैं। आइए पौधों की लंबाई के एक लक्षण को उदाहरण के रूप में लेते हैं। हम जानते हैं कि पौधों में क्या होते हैं? हार्मोन्स होते हैं कुछ, और जो लंबाई का नियंत्रण करते हैं, जैसे हम पढ़े थे ऑक्सिन और जिब्रेलिन है। अतः किसी पौधे की लंबाई में पौधे में उपस्थित उस हार्मोन की मात्रा पर निर्भर करती है। यदि पौधे में हार्मोन की मात्रा अधिक है तो वो पौधा क्या होगा? अधिक लंबाई में होगा, और
पौधे के हार्मोन की मात्रा उस प्रक्रम की दक्षता पर निर्भर करेगी जिसके द्वारा यह क्या होता है, जो हार्मोन उत्पन्न होता है। एंजाइम इस प्रक्रम के लिए महत्वपूर्ण है। यदि यह एंजाइम परिकीर्णन दक्षता से कार्य करेगा तो हार्मोन क्या होगा, पर्याप्त मात्रा में बनेगा और पौधा लंबा होगा। यदि इस प्रोटीन के जीन में कुछ क्या है, परिवर्तन आते हैं तो बनने वाला जो प्रोटीन की दक्षता पर प्रभाव पड़ेगा और वह कम दक्ष होगी, अतः बनने वाले हार्मोन की मात्रा ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और यदि मात्रा कम होगी, हार्मोन की मात्रा कम है, तो जो पौधा क्या रह जाएगा, बोना हो जाएगा। हम पढ़ रहे थे हार्मोन्स के आधार पर, अतः जीन लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। तो याद रख लेना, लक्षणों को नियंत्रित कौन करते हैं, जीन। अब आगे है, यदि मेंडल के प्रयोगों की व्याख्या जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, मेंडल ने जो प्रयोग किए उनकी, ठीक है, तो इसके चर्चा हम पिछले अध्याय में कर चुके हैं। लैंगिक प्रजनन के दौरान संतति में क्या होते हैं, डीएनए दोनों जनक समान रूप से योगदान देते हैं। जनक संतति के लक्षण में निर्धारण सहायता होती है। दोनों जनक एक ही जीन की प्रतिकृति संतति को प्रदान करते हैं, यानी माता व पिता, यानी निषेचन की क्रिया के फलस्वरूप संतान की उत्पत्ति या पुत्र की प्राप्ति होती है। इस अर्थ के आधार पर मटर के प्रत्येक पौधे में सभी जीन के 2 सेट होंगे, प्रत्येक जनक से एक सेट की वंशानुगति होगी। तरीके को सफल करने के लिए प्रत्येक जननी कोशिका होती है, वो जीन केवल एक ही सेट होगा। जबकि सामान्य कायिक कोशिका में क्या होता है, जीन के सेट की 2 प्रतियां होती है। फिर इनसे क्या किया करवाया जाता है, जो जनन कोशिका होती है उनका एक सेट किस प्रकार बनता है। यदि संतति पौधे को जनक पौधे, यानी पहले वाले पौधे है वो जो है उससे उत्पन्न हुए पौधे, उनको संपूर्ण जीनों का एक पूर्ण सेट प्राप्त होता है, जो कि चित्र 9.5 में दर्शाया गया। उस प्रयोग में सफल नहीं हो सका। इसका मुख्य कारण यह है कि 2 लक्षण जो कि आर और वाई वाले थे। आर का मतलब गोल और कैपिटल वाई का मतलब होता तो पीले होता, और स्मॉल वाई है तो हरे। सेट में एक दूसरे के संलग्न यानी जुड़ने से स्वतंत्र रूप से आहरित नहीं हो सकते। इससे इस तथ्य के आधार पर समझा जा सकता है कि वास्तव में एक जीन सेट केवल एक डीएनए श्रृंखला के रूप में न होकर डीएनए के अलग अलग स्वतंत्र रूप होते हैं। ये से हम देखते हैं वो माता पिता के जो संलयन क्रिया होगी निषेचन की, उसके फलस्वरूप युग्मनज यानी भ्रूण के निर्माण के स्वरूप आगे क्या होगी, पुत्र की प्राप्ति होगी। उनमें गुणसूत्रों की संख्या है, उनके आधार पर पहचाना जाएगा। तो प्रत्येक एक गुणसूत्र गुण है वो सूत्र एक गुणसूत्र कहलाता है। अतः प्रत्येक कोशिका में प्रत्येक गुणसूत्र की 2 जनक कोशिकाएं, एक तो पितृ हो जाएगी और एक मातृ कोशिका हो जाएगी। दूसरा, यानी प्रत्येक गुणसूत्रों की 2 प्रतिकृतियां होगी, जिनमें एक नर हो जाएगी और दूसरी मादा जनक से प्राप्त होती है। प्रत्येक जनन कोशिका यानी या तो पैतृक होगी या मातृक होगी, या तो पिता से प्राप्त गुणसूत्र होगा या माता से प्राप्त गुणसूत्र के प्रत्येक जोड़े का एक गुणसूत्र ही जनन कोशिका युग्मनज में जाता है। जब 2 युग्मकों का संलयन होता है तो बने हुए युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या पुनः क्या हो जाती है, सामान्य। अतः संतति में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित बनी रहती है। स्पीशीज के डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल वाला है, उसमें स्थायित्व को सुनिश्चित करता है, जबकि वंश है उसकी गति। इस प्रकार क्रियाविधि से मेंडल के प्रयोगों के परिणाम की व्याख्या हो जाती है। इसका उपयोग लैंगिक जनन वाले सभी जीव करते हैं, परंतु अलैंगिक जनन करने वाले जीव वंशागति के इन्हीं नियमों का पालन करते हैं। क्या हम पता लगा सकते हैं कि वंशागति किस प्रकार आधारित है? तो हमने देखा कि ये जो गुणसूत्रों की संख्या है, उसके पश्चात जो संतान में गुणसूत्रों की संख्या है वो तो क्या हो जाती है, समान ही रह जाती है। लेकिन जो यदि नर जो पैतृक या मातृ गुणसूत्र है, या लड़की अथवा लड़का जो जन्म लेते हैं, तो उनका कौन सा गुणसूत्र, जो एक्स वाई वाला गुणसूत्र है, इनमें से यदि जो माता के साथ है वो अगर कौन सा गुणसूत्र जन्म ले अगर मिलता है, यदि एक्स एक्स तो गुणसूत्र होते ही हैं उनमें, और अगर इनमें से एक्स गुणसूत्र लिया गया है तो लड़की जन्म ले लेगी, ठीक है। और उसके बाद यदि एक्स के साथ वाई गुणसूत्र ने संयोजन किया है तो इसका मतलब उत्पन्न होने वाली संतान है वो लड़का होगी। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा, ये है दिया हुआ चित्र, नर और मादा युग्मक है, एक्स वाई लिया गया है और एक्स गुणसूत्र हो गया। अब अगर इनमें से क्या होगा, ऊपर से जो लिए गए हैं युग्मक है या गुणसूत्र होते हैं, ये इस प्रकार गुणसूत्र है। अगर इन गुणसूत्रों के साथ में
एक्स ये गुणसूत्र मिला है, इसका मतलब तो उत्पन्न होने वाली संतति क्या होगी, मादा। और यदि ये जो है इसने वाई गुणसूत्र लिया है, इसका मतलब उत्पन्न होने वाली संतान क्या होगी, नर अथवा जो पुरुष है। अब हम देखेंगे कि लिंग निर्धारण पर किस प्रकार जो टिप्पणी है। इससे जो बात की चर्चा हम कर चुके हैं, किसकी, लिंग निर्धारण की। लिंग निर्धारण क्या होता है, भ्रूण के अंदर ये पता लगाना कि होने वाली जो संतान है क्या होगी, जो लड़का है अथवा लड़की। लैंगिक जन्म में भाग लेने वाले दो एकल जीव किसी न किसी रूप में एक दूसरे से भिन्न होते ही है, जिसके कई कारण हैं। नवजात का लिंग निर्धारण कैसे होता है, अलग अलग स्पीशीज के लिए अलग अलग युक्तियां अपनाते हैं। कुछ पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करते हैं, कुछ क्या होते हैं प्राणियों में, जैसे कुछ सरीसृप है। लिंग निर्धारण निश्चित अंडे युग्मक के ऊष्मायन तापमान पर भी निर्भर करते हैं, और कि संतति नर होगी या मादा होगी, लड़की होगा अथवा लड़का, जो भी है उसके बारे में पहचान करना ही क्या कहलाता है, लिंग निर्धारण। घोंगे जैसे कुछ प्राणी है वो अपना लिंग बदल सकते हैं, जो इस बात का संकेत है कि इनमें लिंग निर्धारण कौन सा है, आनुवंशिक नहीं है। लेकिन मानव में क्या है, लिंग निर्धारण क्या है, आनुवंशिक आधार पर होता है। दूसरे शब्दों में जनक है वो जीवों से क्या करता है, वंशानुगत जीन की इस बात का निर्णय करते हैं कि संतति लड़का होगा या लड़की। परंतु अभी तक हम मानते रहे हैं कि दोनों जनकों में से एक क्या होते हैं, एक जैसे जीन सेट संतति में जाते हैं। यदि यह शाश्वत नियम है तो फिर लिंग निर्धारण वंशानुगत कैसे हो सकता है। इसकी व्याख्या इस तथ्य में निहित है कि मानव के सभी गुणसूत्र पूर्ण रूप से युग्म नहीं होते हैं, जोड़े की तरह नहीं होते हैं। मानव में जो अधिकतर गुणसूत्र है वो क्या होते हैं, माता और पिता के गुणसूत्रों के प्रतिरूप ही होते हैं। जैसे हम पढ़ ही चुके हैं 8th क्लास में क्या कि गुणसूत्रों की संख्या 22 जोड़े। 22 जोड़े का मतलब एक जोड़े में कितने, 2 गुणसूत्र, तो 22 जोड़ों में कितने हो जाएंगे, 44 गुणसूत्र है। परंतु एक युग्म जिसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं, उसके आधार पर ही, उस लिंग गुणसूत्र के आधार पर ही पता लगाया जाता है कि होने वाली संतान लड़की होगी अथवा लड़का। सदा पूर्ण जोड़े में नहीं होते हैं। स्त्री में गुणसूत्रों का पूर्ण युग्म होता है तथा दोनों ही कौन से गुण कहलाते हैं, एक्स गुणसूत्र। लेकिन पुरुष है उसमें नर यह जोड़ा परिपूर्ण जोड़ा नहीं होता है, जिसमें एक गुणसूत्र क्या कहलाएगा, सामान्य आकार का एक्स होता है तथा दूसरा गुणसूत्र है छोटे आकार का क्या होता है, वाई होता है। गुणसूत्र कहते हैं। अतः स्त्रियों में तो क्या होता है, एक्स एक्स गुणसूत्र, लेकिन पुरुषों में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं। क्या अब हम एक्स और वाई का वंशानुगत पैटर्न पता कर सकते हैं, जो कि चित्र 9.6 में दर्शाया गया है, जो ऊपर हमने पढ़ा था ना 9 पॉइंट चित्र वाला। सामान्यतः आधे बच्चे लड़के अथवा आधे लड़की हो सकते हैं। सभी बच्चे चाहे वह लड़का हो अथवा लड़की होंगे क्या, अपने माता से क्या होंगे, एक्स गुणसूत्र ही प्राप्त करेंगे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। लेकिन बच्चों का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें अपने पिता से या कौन सा गुणसूत्र प्राप्त हुआ है। एक्स गुणसूत्र हुआ है तो लड़की होगी, अगर पिता से वाई गुणसूत्र प्राप्त हुआ है तो लड़का। गुणसूत्र प्राप्त जिस बच्चे को अपने पिता से एक्स गुणसूत्र वंशानुगत हुआ है वह लड़की, अथवा जिसे वाई हुआ है वो क्या होगा, वंशानुगत लड़का हो जाएगा। मेंडल के प्रयोगों द्वारा कैसे पता चलता है कि लक्षण प्रभावी होगा या अप्रभावी, यानी प्रभावी लक्षण कौन से होंगे, जो F1 पीढ़ी में प्रदर्शित होते हैं, अप्रभावी F2 पीढ़ी में। मेंडल के प्रयोगों से कैसे पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। विभिन्न लक्षण मतलब लंबाई वाला लक्षण है, वंशानुगत मतलब अगली जो पीढ़ी आएगी उसमें इसी प्रकार से वंश में चलते रहेंगे। तीसरा है प्रश्न की एक रुधिर ए वर्ग है वाला पुरुष है, वो एक स्त्री जिसका रुधिर O है उससे विवाह करता है तो उसकी पुत्री का रुधिर वर्ग O है, यह सूचना पर्याप्त है। यदि आपसे कहा जाए कि कौन सा विकल्प रुधिर A तथा O प्रभावी लक्षण है, तो इसका मतलब हम कैसे पहचानेंगे ये चीज है। उसका उत्तर स्पष्टीकरण करने के लिए हमें क्या होगा, जो रक्त है उसका, जो ब्लड है उसका ग्रुप है वो देखना होगा। जो A ब्लड है वो किस प्रकार है, जैसे O वाले जो सर्वग्राही और सर्वदाता होते हैं उसके आधार पर, या हम पहले जो कौन सा लक्षण है वो कौन सा जो रुधिर वर्ग है वो देखा उसके बारे में पता करेंगे। तो ये है पाठ का हमने कितना टॉपिक, एक टॉपिक पढ़ लिया, कौन सा, आनुवंशिकता।
पाठ का नाम क्या था? आनुवंशिकता एवं जैव विकास। अब हम पढ़ेंगे, अगला है जैव विकास के बारे में। हमने देखा कि जनन प्रक्रिया में विभिन्नता की प्रवृत्ति अंतर्निहित होती है, जो क्या थी? डीएनए प्रतिकृति में त्रुटियों एवं लैंगिक जनन दोनों से उत्पन्न होती है। आइए हम क्या करते हैं, इस प्रवृत्ति के कुछ परिणामों का अध्ययन करते हैं, एक दृष्टांत के बारे में देखते हैं। दृष्टांत का मतलब, जैसे हम देखते हैं कभी कभार जागरण वगैरह चलता होता है, तो घर पे जो जागरण वगैरह देने वाले होते हैं, वो दृष्टांत का मतलब एक कहानी के रूप में सुनाते हैं, ठीक है, वो दृष्टांत होगा। इसमें देखेंगे कि 112 जो संख्या में लाल भृंगों का एक समूह है, वे हरी पत्ती वाली झाड़ियों में रहते हैं। ये आपको मतलब बोरिंग टाइप लगेगा, लेकिन अब आपको अगर पूरे अच्छे तरह से एक बार समझ लोगे ना, उसका मतलब आपको एक कहानी सी लगने लग जाएगी। उनकी समष्टि लैंगिक प्रजनन के द्वारा वृद्धि करती है। पहले तो क्या थे, वो 12 थे संख्या में, अर्थात विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती है। और हम इसके भी कल्पना करें कि कोए हैं वो भृंग को खाते हैं, कोई क्या कर लेते हैं, उस भृंगों को भंवरों को खा लेते हैं। कोई जितने भृंग खाएंगे उतने कम भृंग जनन के लिए उपलब्ध होंगे। अब हम अन्य परिस्थितियों की कल्पना करेंगे जो इन भृंगों की समष्टि में विकसित होते हैं। यानी भृंगों के रंग याद रखना, लाल रंग का है और हरी पत्तियों वाली झाड़ियों में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो दिया हुआ है कोए, ठीक है। इस चित्र को एक बार देखो ध्यान से, जो ये क्या दिए गए हैं, 12 भौरे दिए गए हैं और उनमें कौवा है वो भृंगों को खा लेता है। और आगे वो जो दिए गए हैं किस प्रकार से आधारित है, और बीच में जो कहानी सुनेंगे ना, इस कहानी में बीच में जो है वो भृंगों की समष्टि है, उसमें क्या हो जाते हैं, हाथी का पैर है वो गिर जाता है। हाथी का पैर जैसे ही उस पर टिकता है तो टिकते ही जितने भी लाल भृंग है वो सारे समाप्त हो जाते हैं। केवल क्या होते हैं, 3 जो नीले रंग के हरे भृंग होते हैं वो रह कहते हैं। वो जो है आगे नई संतति के अंदर उत्पन्न होंगे, आगे पीढ़ी में होंगे तो वो क्या होंगे, अलग रंग के भृंग उत्पन्न होते हैं। देखो प्रथम स्थिति में जो हमने अभी पढ़ा ना, उसकी जनन के दौरान एक रंग के विभिन्नता का उद्भव हो सकता है। समष्टि में लाल रंग के बजाय एक हरा भृंग दिखाई देता है। हरा भृंग अपना रंग अपनी संतान को वंशागत आहरित करता है, जिसके कारण इसकी सारी संतति का रंग क्या हो जाएगा, हरा होगा। तो आपको पता है यदि हरा रंग होगा उसका भृंग का और हरी झाड़ियों में पाया जाता है, तो क्या कौवा उनको खा पाएगा, क्या नहीं खा पाएगा। कोए है वो हरी पत्तियों की झाड़ियों में हरे भृंग को नहीं देख पाता है, अतः उन्हें नहीं खा पाता है और हरे भृंग की संतति का शिकार नहीं होता है, जबकि लाल जो भृंग जितने भी थे, जो भंवरे थे, उन सारों का शिकार हो जाता है। संतति लगातार शिकार होती रहती है, फलस्वरूप भृंगों की समष्टि है, प्रजाति है, वो जो लाल भृंग है उनकी अपेक्षा हरे भृंगों की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। दूसरी परिस्थिति में हम देखेंगे